Hello everyone, I'm Jasina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 22nd November 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ने नए लेबर कोड्स जारी किए हैं. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव नोटिफाइड 4 लेबर कोड्स एंड ये लागू हुआ है 21st यानी कल के दिन 21st नवंबर. व्हाट आर दीज कोड्स एंड कौन से लॉज को ये रिप्लेस करेंगे, ये सब अभी हम देखते हैं. इनके प्रोविजंस देखते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं ये देखते हैं. सो विच आर द 4 वेजेस. ओके, विच आर द 4 कोड्स. फर्स्ट इज द कोड ऑन वेजेस, 2019 में आया था. देन कम्स द इंडस्ट्रियल कोड 2020. देन कम्स द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और फाइनली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड. ये आया था 2020 में. तो 3 आए थे 2020 में, एक आया था 2019 में जो है वेजेस. और कितने लॉज को ये रिप्लेस कर रहा है? ये रिप्लेस कर रहा है 29 ऐसे पुराने लेबर लॉज को. नाउ लेट्स सी विद रिगार्ड टू दीज 4 कोड्स. ठीक है, सो व्हाट आर द कोड्स? फर्स्टली वेजेस का कोड जो है, इट टॉक्स अबाउट वेजेस, सैलरीज, बोनसेस. ठीक है, ये कवर करता है वेजेस वाला. दूसरा वाला जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ये क्या करता है? इट कंसोलिडेट्स विद रिगार्ड टू जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो कंडीशंस ऑफ वर्क है, ओके, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो कंपनी सेटअप है, सेटलमेंट्स जो है, डिस्प्यूट्स, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कोड वो मैनेज करता है. उसके अलावा वी हैव सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. जैसे कि अगर हम देखें हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स, इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स अगर हम देखें, सो दिस इज मेनली कवरिंग टू ऑल एम्प्लॉइज, बी इट विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें, दैट मेक्स इट द अनऑर्गेनाइज्ड. इंडिया में ज्यादातर हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. उसके अलावा वी हैव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड working conditions. Now this talks about the workplace safety, उधर का जो health, working conditions, ventilation, all that is covered in the 2020 code. ठीक है, so these are the 4 codes और हम देखते हैं इन्होंने 29 laws को replace किया है. So what is the objective? गवर्नमेंट ने इसको क्यों नोटिफाई किया है? Because government wants a safe working place. हम देखते हैं कि स्पेशली गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स ये पहली बार डिफाइन किया है इस लॉ में. देन जेंडर पे पैरिटी, मतलब मेन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इसके अलावा वुमेन की सेफ्टी, वी नो देयर आर लॉट ऑफ क्राइम्स जो वुमेन फेस करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं एट द वर्क प्लेस. तो इसके लिए वुमेन की सेफ्टी, नॉट जस्ट अबाउट सेक्सुअल harassment but even otherwise उनको जैसे पेमेंट की कम मिलती है या even with regard to night shifts काम करने में there is that that's a sense of fear, right? तो ये सब हम कवर कर रहे हैं in these 4 laws. उसके अलावा minimum wages so that हम देखते हैं कि एटलीस्ट एक वेज होना चाहिए, अ मिनिमम वेज एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए. ठीक है, फॉर द वर्क दैट दे डू, लाइक अ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया. बिकॉज अभी हम देखते हैं कि हर स्टेट में अलग ये एक पे है, एक वेज है. सो एक यूनिफॉर्म मिनिमम वेज होगा, देन सभी स्टेट्स में एक बेसिक इनकम मिलेगी फॉर द वर्क दैट दे डू. एंड फाइनली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कुछ टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए वो जो एम्प्लॉयमेंट सीख करते हैं, दैट इज डिफरेंट देन परमानेंट एम्प्लॉयज. परमानेंट एम्प्लॉयज आर नॉट देयर फॉर लाइक सेड ईयर की 2 साल 3 साल, बट फिक्स टर्म आर दोज एम्प्लॉयज जो स्पेसिफिकली कुछ साल के लिए काम करते हैं, लाइक 5 years से 2 years or so. सो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी ये कवर करता है. Now let us see what are the key provisions under these 4 codes. So starting with the universal social security. यहाँ पे आधार लिंक करेंगे. ओके, आधार लिंक करेंगे सो दैट वी हैव प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ दीज एम्प्लॉयमेंट. ओके, और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिले बाय द लिंकिंग ऑफ द आधार. ओके, उसके बाद हम देखते हैं गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को डिफाइन किया है पहली बार. गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं, मेनली लाइक स्विगी, जोमैटो डिलीवरीज, ओके, या जो उबर बाइक होता है राइड करते हैं. सो दीज आर मेनली वर्किंग ऑन अ
पार्ट टाइम बेसिस, है ना. सो दे वर्क इट एज एन एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ वर्क, है एक्स्ट्रा वर्क के लिए वो काम करते हैं गिग वर्कर्स. तो एक प्रॉपर सोशल एम्प्लॉयमेंट जैसा टर्म होता है वैसा नहीं होता, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये काम करते हैं. उसके अलावा हम देखते हैं एग्रीगेटर्स. व्हाट आर एग्रीगेटर्स? एग्रीगेटर्स आर दीज कंपनीज जो अलग अलग डेटा, अलग अलग रेस्टोरेंट से डेटा निकालते हैं और उनके प्लेटफॉर्म में लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जोमैटो एंड स्विगी, है ना, ये अलग रेस्टोरेंट्स को, यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म में लगाते हैं. या अगर हम देखें उबर राइडर्स ऑल्सो, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज aggregators, okay, having like example as I said Swiggy, Uber, having all location, all data in one platform. So ये पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और कहा भी है कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1 to 2% of your annual turnover for the benefits of these gig workers. जो आपके कंपनी में काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनको यहाँ पे 1 to 2% यहाँ पे एक लिमिट रखा है. इसके अलावा वी हैव फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे कहा है कि इन लोगों को भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए जैसे परमानेंट एम्प्लॉयर्स को मिलते हैं. ठीक है, सो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं 1-2 साल के लिए, उनके लिए भी हम देखते हैं कि परमानेंट वर्कर्स जितना बेनिफिट्स मिलना चाहिए. देन टॉक्स अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड राइट्स. तो ये एक्सपैंड किया गया है, उनको नाइट शिफ्ट के लिए भी अलाउ किया है. उनको जो पसंदीदा जॉब चाहिए, उनके परमिशन ओके लेके दे कैन वर्क एनीवेयर. ओके, सो दैट इज देयर कि माइनिंग में काम करे, कहीं भी काम करना है वुमेन को, दैट इज अलाउड, ऑल्दो देयर शुड बी सेफगार्ड्स दैट शुड बी देयर. देन फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स ही बोला है स्पेशली फॉर वर्कर्स जो 40 ईयर्स से ज्यादा हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट. देन वी हैव पैन इंडिया ई-सिक कवरेज. सो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेशली हजारियस प्रोसेस यूनिट्स में भी ओके लाइक इंश्योरेंस की बात करें, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो हैज बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. देन वी हैव रजिस्ट्रेशन करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को, लाइसेंस सिस्टम्स को यहाँ पे रखा गया है. फ्लोर वेज, अगेन एज आई सेड मिनिमम बेस होना चाहिए, मिनिमम वेज होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल फॉर ऑल ओवर द कंट्री. एक मिनिमम फ्लोर वेज सेट करना चाहिए ताकि वर्कर्स को एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम वेज मिलना चाहिए. सो दैट इज फ्लोर वेज. देन वी हैव द जेंडर न्यूट्रल वर्क पॉलिसीज. डज नॉट मैटर, वी हैव टू इंश्योर कि जो जेंडर पैरिटी है विद रिगार्ड टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स को इक्वल पे मिलना चाहिए. विद रिगार्ड टू द पॉलिसीज शुड बी इक्वल. इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल. ओके, सो विद रिगार्ड टू कंप्लायंस करने के लिए रेगुलर सुपरविजन होना चाहिए. नाउ इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, then what should be the resolution? How can the resolution be achieved? That is through a 2-member tribunal. ये important है, ठीक है, क्योंकि पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है कि 2-member tribunal जो भी disputes हैं fast resolution के लिए ये देखेंगी. Then we have a national OSH board. अभी OSH क्या है? OSH is occupation security and health. Occupation security, so ताकि safety standards को harmonize करे, एक जगह पे लेके आए. That is where we find a national OSH board responsible for safety. And finally, जो plantation workers हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, ये प्लांटेशन वर्कर्स हैं, कॉफी प्लांटेशंस अलग अलग होते हैं, राइट. सो यहाँ पे दे विल ऑल्सो कम अंडर the OSHW, which is that is occupation security health and working conditions, and social security code जो 2020 में codes आए थे उनको भी include किया जाएगा as said in the notification. तो ये पूरा हमने देखा है कि ये 4 codes कौन से हैं and ये effective है कल के दिन यानी November 21st से. Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट ने कहा है जो CISF है, ओके, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या यू कैन से फोर्स. ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है? वी सी दैट दे आर मेनली इंस्टॉल्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, या जैसे कि एयरपोर्ट्स की बात करें, जो भी कंपनीज की PSUs की बात करें, दे आर द प्राइमरी फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो CISF है, दे विल नाउ बी अ सिक्योरिटी रेगुलेटर इवन फॉर द
सी पोर्ट्स, ये सी पोर्ट्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कितने? 250 प्लस। यहाँ इस 250 में वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग माइनर एंड मेजर पोर्ट्स, ठीक है। बट मेजर पोर्ट्स की बात करें वो अभी सिर्फ 13 मेजर पोर्ट्स हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है वैसे, बट 13 मेजर पोर्ट्स हैं। सो नाउ दे आर सेइंग कि 13 नहीं, बाकी के सी पोर्ट्स में भी CISF विल बी द रेगुलेटर, ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है। सो लेट अस सी व्हाई गवर्नमेंट हैज डन दैट, ताकि कोस्टल सिक्योरिटी और यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पूरे देश में हो, बी इट मेजर बी इट माइनर। तो ऐसे 250 प्लस ज्यादा पोर्ट्स हैं, वहां पे हम देखेंगे CISF फोर्स तैनात होगी। हम देख रहे हैं कि दिस विल ऑल्सो बी अ sovereign entity even at private seaports, okay, not only for public seaports but also for private seaports जो cargoes handle करते हैं। Now why have we done that? CISF वहां पे कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल करेगा, कार्गो स्क्रीनिंग करेगा, पेट्रोलिंग करेगा, देखरेख करेगा, so that any illegal activity does not happen। हम देखते हैं कि जो ये जो regions हैं, it is very prone to smuggling, illegal trade, illicit trafficking हो सकती है। तो इसीलिए ये जो फोर्स है will ensure safety and security, it will act as a sovereign entity, it will ensure that हम एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द इंडियन सी पोर्ट्स, राइट। नाउ लेट अस क्विकली ऑल्सो सी कि हमारे जो मेजर सी पोर्ट्स कौन से हैं और कौन से रीजन में है, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक व्यू। सो फर्स्टली आपको याद रखना है कि जो कौन सी मिनिस्ट्री ये सी पोर्ट्स को देखती है। मेजर सी पोर्ट्स की बात करें, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। बट अगर हम माइनर सी पोर्ट्स की बात करें, दैट इज मैनेज्ड बाय द स्टेट्स themselves। ऑलराइट, सो हियर वी सी दैट इंडिया करंटली हैज 13 मेजर सी पोर्ट्स, 13th वाला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। So here the 13 major port that was announced in 2024 last year was the Vadhavan port in Maharashtra। ये 74-26 के शेयर होल्डिंग पे है between the Jawaharlal Nehru Port Authority and the Maharashtra Maritime Board। Okay, यहाँ पे हम देखते हैं Maritime India Vision, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये विजन दिया गया था कि हमको कार्गो कैपेसिटी एट मेजर पोर्ट्स रीच करनी है बाय 2030 टू 2200 MMTPA। MMTPA क्या है? दैट इज मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। तो इतना हमको वॉल्यूम हमारा बढ़ाना है बाय 2030। इसीलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है फॉर इनिशिएटिव्स इन द पोर्ट सेक्टर, in this particular sector। So now let us have a quick look where are the major ports of India, starting with Deen Dayal Port। This is located in Gujarat, इसको कांडला पोर्ट भी कहते हैं। उसके अलावा we have the Mumbai Port Trust which is in Maharashtra। वैसे we have Jawaharlal Nehru Port Trust which again is in Maharashtra। Then there's Port of Mormugao which is in Goa, New Mangalore Port which is in Karnataka। Then Shyam Prasad Mukherjee which is in West Bengal, इसको कोलकाता पोर्ट कहते थे। This is the oldest port of India, okay? So which is the oldest, in fact it's a riverine port of India which is Shyam Prasad Mukherjee, उसको हम कोलकाता पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा we have the Kochi or the Cochin port which is in Kerala। Then we have the Chennai port which is in Tamil Nadu, the Kamarajar port या इसको Ennore port पहले कहते थे which is in Tamil Nadu again, the Paradeep port which is in Odisha, Visakhapatnam Andhra Pradesh, and the Tuticorin port, okay, जो है तमिल नाडु में, and the currently under construction जो हमने देखा the Vadhavan port। So अगर हम ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की बात करें, we have how many in the west coast? So we have Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, right? And one more which is currently under development which is in Maharashtra। So 1 2 3 4 5 6 7, so we've got about 7 in the west coast, ठीक है। और ईस्ट कोस्ट में कितना है? The rest of the 6, right? So 6 in the east coast which is West Bengal, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, okay? Now remember Port Blair भी हुआ करता था but 2017 में उसका status हटा दिया गया है। So now we see Port Blair is not considered as a major port, that is in Andaman and Nicobar, because उसको ज़्यादा यहाँ पे
ये नहीं मिलता था, व्हाट इज दैट, द ट्रैफिकिंग और द कार्गो शिपमेंट ज्यादा नहीं मिलते थे. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंड नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल. द नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू G20. तो हम देखते हैं G20 जो है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, विजिट करे हैं, इस समिट में भाग ले रहे हैं. फ्राइडे गए थे, सो नाउ ही इज गोइंग टू हैव द मीटिंग देयर. नाउ व्हाट इज G20? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंड देन कम एंड व्यू दिस आर्टिकल, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन. ओके, तो G20 के बारे में कुछ रिकैप, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. G20 बना था इन द ईयर 1999 जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई. Okay, after the Asian financial crisis, there was a slowdown, and that is why we had 1999 G20. In fact, इसके पहले there was something called as G7. Now G7 जो grouping है, they consist of developed countries. Okay, this was created in the year 1975. ठीक है, बट दे वर नॉट एबल टू मैनेज मच. ओके, मतलब उनका लिमिटेड रोल था, सो दे इनवाइटेड द अदर पीपल, अदर कंट्रीज एज वेल. और ये इनिशियली सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे आरबीआई के गवर्नर, ये पार्टिसिपेट करते थे. बट लेटर ऑन इन 2008 इसको शिफ्ट किया गया था टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स. ओके, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ये मीट करते हैं. सो दैट वाज कंसिडर्ड एज अ लीडर्स समिट. कब से? 2008 से. ओके, नाउ पहला जो समिट था 2008 में, ये यूएस में हुआ था. Now remember, G20 में 20 कंट्रीज नहीं है. ओके, इट इज नथिंग बट 20 कंट्रीज. यानी कि देखो 19 कंट्रीज हैं. ओके, 19 कंट्रीज है विच इज इंक्लूड G7 के कंट्रीज हैं, फिर ब्रिक्स के कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ठीक है, देन यू ऑल्सो हैव कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, टर्की है. Okay, so these are like, you know, there are about 19 countries that are part of it. Argentina is also there, you can write that as well. Argentina is also there. Okay, so ऐसे करके 19 countries हैं. उसके अलावा you also have European Union. European Union में कितने countries हैं? 27 countries हैं, right? फिर आता है अफ्रीकन यूनियन. अफ्रीकन यूनियन is a new addition to the group. जब आया था 2023 में, जब G20 का समिट इंडिया में हुआ था. सो G20 का समिट जब इंडिया में हुआ था 2023 में, देन दे एडेड अफ्रीकन यूनियन टू द ग्रुप. पता है अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं? 55. So 55, 27, 19. So it does not have 20 countries. Okay, so just remember that. But 20 पहले कहाँ गया था? Because 19 plus 1, which is EU, will consider as a group. Now G20 का जो प्रेसिडेंसी है, ये हर साल शिफ्ट होता है, चेंज होता है. जैसे कि 2023 में इंडिया में हुआ था, 24 में ब्राजील में हुआ था, एंड 25 हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में हुआ है. ठीक है, सो द G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, ये एनुअली रोटेट करता है, एंड हर प्रेसिडेंसी जो है, इट डिक्टेट्स की व्हाट शुड बी द थीम, what should be the slogan, okay, agenda क्या होगा, ये डिसाइड करती है जो प्रेसिडेंट होता है वो. So here we see it's called as Troika, G20 Troika. This talks about the previous presidency, the current presidency and the future presidency. Okay, that is what the Troika is. So Troika अगर word आया तो याद रखना previous, present and future. कौन से presidents हैं उनको हम Troika कहते हैं. The three countries कहते हैं. Now there's also something called as Sherpa track, okay, and the financial track. So Sherpa track which leads to head of states जो development issues discuss करते हैं. There's also a financial level meet जो financial या economic crisis डिस्कस करते हैं. Let's see some important summits. So first summit हुआ था with regard to the leaders of the head of states, which is called as the first G20 leader summit. As I said, वो हुआ था Washington DC in 2008. इसके अलावा the recent summits की बात करें, 2023 में it was hosted by India, and this because it's important, India ने host किया था. The theme was Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. Very very important. Okay, next. पिछले साल 24 हुआ था ब्राजील में. ओके, ब्राजील में अभी भी बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट द ब्रिक्स समिट, दैट आल्सो हैपेंड इन ब्राजील दिस ईयर. ओके, सो इस साल ब्राजील में समिट हुआ था. फिर कॉप की बात करें, वो भी ब्राजील में हुआ था. सो लास्ट ईयर ब्राजील आल्सो हैड G20. Okay, so it was in the news.
उसके अलावा G2025 ओके, ये समिट जो है ये 20th G20 समिट है, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज द 20th समिट, राइट, एंड दिस इज इन साउथ अफ्रीका, वेर एग्जैक्टली जोहानिसबर्ग. ठीक है, जोहानिसबर्ग, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर अफ्रीकन कंट्री में हुआ है. अभी तक कोई भी अफ्रीकन कंट्री में नहीं हुआ था, सो दैट इज वाई इस साल का जो समिट है वो इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग बैक टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज बीन important, why has what has Modi ji said with regard to the summit, all that we'll understand. So where is the summit? As I said, Johannesburg है. This is the 20th such meeting, okay, और यहाँ पे इंडिया ने अपना पर्सपेक्टिव भी रखा है. As I said, वासुदेव कुटुंबकम जब G20 का समिट हुआ करता था इंडिया में 2023 में, ये हमने प्रपोज किया, वन अर्थ वन फ्यूचर, one earth, one family, one future. And I said this summit is important because ये पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो रहा है. Alright, now this हम देख रहे हैं कि मोदी जी will also hold other meetings with other heads of countries, okay, on the sidelines. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बनी है नए जापान की, that is Sane Takaichi. Okay, she is the new Prime Minister of Japan. So there he is going to have meeting. He also met Australian Prime Minister, which we'll be seeing in a while. And हम देखते हैं he'll also participate in the IBSA. IBSA क्या है? IBSA is countries, 3 countries, जो India, Brazil and South Africa. तो इनका 6 meeting they have like a grouping because these are developing countries, right? And यहाँ पे इनका growing economies भी है. तो how they will increase trade, how they इंक्रीज कोऑपरेशन, ये सब ये डिस्कस करते हैं इन मीटिंग में. तो ये हम देखेंगे कल के समिट के बाद, मतलब 3 दिन का है ये, तो कल ये समिट समाप्त हो जाएगा एंड देन वी विल सी अबाउट द IBCA इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर ही आल्सो address the IBCA summit. Now let's understand about this particular G20 जो समिट था 20th समिट, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं. एज आई सेड ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ये पहली बार अफ्रीका में हुआ है, राइट? इट्स द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड इन अफ्रीका. We also see the African Union, okay, it's became a permanent member. When did it become a permanent member? It became a permanent member when India ने presidency host किया था, that was in 2023. Now, ये जो हम देखते हैं 4 consecutive developing countries ने अभी host किया है. So we saw Brazil before okay, अगर हम 22 की बात करें, G20 2022 ये इंडोनेशिया में हुआ था. उसके बाद 23 में कहां पे हुआ? I already mentioned, that is India, okay. Then 24 में कहां पे हुआ था? Brazil, and now 25 it's in South Africa. So you can see 4 developing countries ने host किया है. So that is the why it is written consecutive developing countries hosted. अभी नया cycle start होगा. This is the last presidency of the current cycle. What do you mean by this? मतलब US ने पहली बार प्रेसिडेंसी होस्ट किया था, राइट? US hosted for the first time in 2008. Okay, so all countries participated, all countries were present. अभी वापस से in 2026 US is going to be the president. Is that clear? So that is why हम देखते हैं US will take over the next year और ये second cycle start होगा जहाँ पे वापस से सभी president बनेंगे वापस से of these G20. इस बार का थीम क्या है? Important है solidarity, equality, sustainability. Very very important. Priority वही है with regard to sustainability. हम बात कर रहे हैं disaster resilience की, हम बात कर रहे हैं sustainability with regard to debt sustainability, low income countries के लिए. We're talking about financing for energy transition. We're talking about critical minerals as well. तो ये सब themes हैं, ये सब priorities हैं under the G20 summit hosted by South Africa in Johannesburg. Let us also see now the mandate of this particular grouping. Mandate ये है कि G20 क्यों बना था? फोकस था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले, बिकॉज एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद बनी थी. तो पहले इट वाज मेनली द फाइनेंस मिनिस्टर और द सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स पहले होस्ट करते थे. तो मेजर उनका फोकस था इकोनॉमी. बट उसके बाद आफ्टर फाइनेंशियल इकोनॉमी दे देन शिफ्टेड टू ग्लोबल चैलेंजेस. ओके, जब लीडर ऑफ समिट, हेड ऑफ लीडर्स भी आए, सो
वी टॉक अबाउट हेड ऑफ गवर्नमेंट साइड, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, वहां पे ज्यादा फोकस किया। रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, व्हाई इज G20 इंपॉर्टेंट? वी हैव लॉन्च्ड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ओके, दिस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2023 व्हेन इट वाज होस्टेड। तो ये आया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हम देखते हैं अफ्रीकन यूनियन भी मेंबर बना 2023 में ही। हम देखते हैं वी हैव गिवन पुश फॉर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इसकी भी ज्यादा बात हो रही है। वी टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन, क्रिटिकल मिनरल्स। सो द शिफ्ट हैज बीन फ्रॉम इकोनॉमी, फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज टू डेवलपमेंट इश्यूज, द ग्रेटर इश्यूज दैट वी टॉक अबाउट। तो ये इसीलिए ये बॉडी रेलेवेंट है। Now, as I said, in the sidelines, Prime Minister Modi also visits other countries, जैसे IBCA के साथ, जापान की प्राइम मिनिस्टर के साथ। वैसे ही नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो हैविंग टॉक्स विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ओके, तो इन्होंने जोहान्सबर्ग में उनसे भी मुलाकात की। एंड द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल टाइज, education and clean energy. Okay, now why is this relevant? We are increasing ties. हमारा जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काफी है। हम देखते हैं कि we're also deepening and diversifying of ties. We also see हम 5 years पूरे कर रहे हैं of the comprehensive and economic partnership. Hence, this is a very important partner for us. We see India and Australia are common members to not only G20 but also Quad में कौन से members हैं? We have India, USA, Japan and Australia. Okay, so that is where we see that these countries, this country is actively collaborating. अगला आर्टिकल हम देखते हैं COP30 के बारे में है। ओके, सो here we see COP30 समाप्त हुआ है after so many talks recently. COP30 has now been completed, जो हुआ था बेलम, ब्राजील में। इनके प्रेसिडेंट है आंद्रे लागो कोरेया, दैट्स हिज फुल नेम। एंड इन्होंने एक ड्राफ्ट कवर टेक्स्ट रिलीज किया है। नाउ क्या आर्टिकल है? आर्टिकल ये है कि इस ड्राफ्ट टेक्स्ट में इन्होंने फॉसिल फ्यूल यूजेज के बारे में मेंशन नहीं किया है। दे हैव ओमिटेड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो नाउ दैट लीड्स टू टेंशंस। नाउ डिसएग्रीमेंट्स ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, okay, like India and the other countries, along with जो तेल बेचते हैं, the petro states, right? They don't want कि fossil fuel का elimination हो, एक timeline set हो। Why? Because they currently rely, वो इतने भी develop नहीं है कि उन्होंने कुछ technology create की है to a substitute of these fossil fuels through coal or petroleum and so on. तो अभी भी वो rely करते हैं as compared to developed countries जिनके पास already technology है, they have other alternatives to it. So पेट्रो स्टेट्स भी नहीं चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एलिमिनेट हो या टाइमलाइन सेट हो कि इस साल तक फॉसिल फ्यूल्स बंद, बिकॉज उनके लिए तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही है। वो तो ये तेल बेच के ही पैसे कमाते हैं। उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट्स है। सो दे आर अपोजिंग व्हाट? द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अपोजिंग द वर्ड की ये फॉसिल फ्यूल जो है एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, कि एक डेट नहीं होना चाहिए, टाइमलाइन नहीं होना चाहिए कि इसका बंद करें। Okay, because they are still using it. On the other hand, developed countries क्या चाहती हैं कि एलिमिनेशन होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स नहीं चाहिए, बिकॉज उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और ये कहते हैं कि एलिमिनेशन होना भी चाहिए, बिकॉज नहीं तो हम जो हमारा पेरिस अग्रीमेंट में डिसाइड किया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ओके ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको कम, या ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो हो रहा है इसको 1.5 तक अगर रखना है, यू नीड टू कीप दैट टाइमलाइन। तो इसीलिए डेवलप कंट्रीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स कंट्रीज को मिले फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेस। सो दैट इज द डिबेट एंड दैट इज व्हाई वी सी फॉसिल फ्यूल का मेंशन नहीं किया था टाइमलाइन के बारे में, ड्राफ्ट में बताया नहीं है। सो अगेन देयर विल बी अ प्लेनरी मीटिंग, ओके, अगले हफ्ते होगा, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द फाइनल आउटकम as we see in the COP30. Okay, so COP30 इसमें आपको याद रखना है ये क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है, एंड द नेम ऑफ द बॉडी जो होस्ट करता है इट्स कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये पैदा हुआ था when during अर्थ समिट। ओके, एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, and this is how it was formed.
तो अर्थ समिट के में और 2 भी आए थे, विद रिगार्ड टू बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए 2 और बॉडीज आई थी। ये वाला तीसरा बॉडी है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये हर साल एक कॉप रखता है। सो द फर्स्ट कॉप दैट हैपेंड जो था बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी, ओके। और अभी जो कॉप चल रहा है ये 30th कॉप है, ओके। और ये कब हुआ था? 2025 में, which is in Belém, Brazil. Belém is the place in Brazil, okay? तो ये आपको याद रखना है। एंड वी विल सी एज एंड व्हेन मोर इंफॉर्मेशन आएगा कि फाइनली ड्राफ्ट में क्या, ये तो ड्राफ्ट है, द फाइनल डॉक्यूमेंट व्हाट दे हैव सेड, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीक। Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं। It is with regard to the Indira Gandhi Prize. Okay, so Indira Gandhi Prize, the full name is Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development. ये after the death of Indira Gandhi ये start किया था in the memory of Indira Gandhi, who was the former Prime Minister in the year 1986. Okay, तो इसमें 25 लाख रुपीस मिलते हैं along with a citation। और ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, दिस इज ओपन टू एनी नेशनैलिटी, एनी रेस, एनी रिलीजन। किसके लिए दिया जाता है? जो लोग इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हैं, जो लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से, जो बढ़ावा देते हैं साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज को, जो स्कोप ऑफ फ्रीडम को एस्टैब्लिश करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज वेयर यू गिव। नाउ इसमें बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया है कि ये आप अवार्ड दे रहे हो टू मेनली नॉन इंडियंस को एंड ऑल ऑफ दैट। दैट्स व्हाई दिस एंड फॉर्म the person who has got it now, she is a former, you can say, or the former president of Chile, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी हेड रह चुकी हैं। तो इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उनको दे दिया, ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स सी द नेम ऑफ द पर्सन। इट इज मिशेल बैचेलेट, ओके, बैचेलेट, सॉरी, मिशेल बैचेलेट। पिछले विनर्स को भी देखते हैं किनको मिला है। We have Mikhail Gorbachev, then we have the 87 जो फर्स्ट वाला था मिखाइल गोर्बाचेव जो लीडर थे सोवियत यूनियन के। यूनिसेफ को मिला है जिमी कार्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल दैट इज कोफी आनन को मिला था। फिर एंजेला मर्केल हु इज जर्मनी के चांसलर। इसरो को भी मिला है। फर्स्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज मनमोहन सिंह, इनको भी मिला है। डेविड एटनबरो, प्रथम एनजीओ जो असर्ट ये जो एक रिपोर्ट भी लेके आती है फॉर एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट लेके आती है, ओके। सो उनको भी दिया गया है। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एज वेल एज डैनियल बेरबोएम एंड अली अबू अवध को भी दिया था 2023 में। और 24 यानी इस साल दिया गया है टू Michelle Bachelet, okay, she's the former Chile president. And proceeding to the last article, which is with regard to PSLV. तो PSLV का एक प्राइवेट एजेंसी, नॉर्मली इसरो बनाती है PSLV, बट एक प्राइवेटली बिल्ड PSLV रॉकेट बनाया है एंड वो अर्ली नेक्स्ट ईयर में उसका फर्स्ट फ्लाइट लेगा। फर्स्ट फ्लाइट कौन से सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएगा? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-10 को ऊपर लेके जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज PSLV? PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ लॉन्च व्हीकल? लॉन्च व्हीकल एक गाड़ी होती है जो रॉकेट को या सैटेलाइट को ऊपर लेके जाती है। तो सैटेलाइट जो एक्चुअल में फंक्शंस परफॉर्म करता है, उस सैटेलाइट को अपने साथ ऊपर लेके जाती है, उसको ड्रॉप करती है। दैट इज द वर्क ऑफ अ लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? PSLV। PSLV में बहुत इंटरेस्टिंग से ऑपरेशंस किए, मिशंस किए हैं। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें, राइट, अगर हम मंगलयान की बात करें, मैनी ऑपरेशंस हैव डन। दैट्स व्हाई इसको एक नाम दिया गया है एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन इन्होंने ले लिए हैं। इनफैक्ट एक लास्ट ईयर इस साल में उन्होंने एक मिशन लिया था बट दैट फेल्ड, ओके। उनका लॉन्च व्हीकल वो बर्न नहीं हुआ था, इट डिड नॉट गेट इनफ कंबशन एंड इट फेल्ड। सो अगेन इट इज इन द न्यूज, बट दिस टाइम इट्स इन द न्यूज बिकॉज यही लॉन्च व्हीकल को एक प्राइवेट एंटिटी ने बनाया है, विच इज दैट प्राइवेट एंटिटी L&T प्रिसिशन इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद HAL, इन्होंने ये बनाया है, ठीक है। दिस इज द प्राइवेट एंटिटी दैट हैज बिल्ट इट। So this is a commercialization हो रहा है PSLV का, जो स्टार्ट हुआ है 2022 में, अनाउंस किया गया था बाय इसरो। हम देखते हैं कि अभी SSLV को भी
ट्रांसफर किया गया है HAL. Now what is SSLV? This is small satellite launch vehicle. Small satellite launch vehicle. Now what is the difference between PSLV and SSLV? Okay, let's have a quick view. PSLV जो है, okay, इसमें 4 stages होते हैं. Okay, whereas SSLV small satellite launch vehicle में there are only 3 stages. इसीलिए इसको small कहते हैं. इन 4 stages में याद रखना, okay, मान लो 3 stages हैं, so you have 4 stages है, so you have solid, liquid. जो फ्यूल होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है एक स्टेज में, फिर सेकेंड स्टेज में लिक्विड, फिर सॉलिड, लिक्विड. वेराज इन SSLV तुम्हारे सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं और तीनों में यू हैव सॉलिड. ठीक है, सो फॉर स्मॉलर मिशंस SSLV इज प्रेफर्ड. बट अगर हमारा पेलोड ज्यादा है, ओके, ये ज्यादा कैरी कर सकता है, ओके, ये ज्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक है, दैट इज वेयर वी सी 320 टन्स कैरी कर सकता है, whereas this is about 120 tons. So that is why depending on the mission you select which one you want. All right, so this is with regard to the 2 launch vehicles, and we are done with today's discussion. I hope you have understood everything. If you have any questions, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.